सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हमेशा की तरह से। मैं आपको बताऊं, हमारा टॉपिक चल रहा था अपवर्तन चक्र, जिसमें हमने डेविस के भौगोलिक चक्र का अध्ययन कंप्लीट कर लिया था, सही ना। तो डेविस का जो भौगोलिक चक्र दोस्तों आया था, उसकी सबसे कटु आलोचना या कड़ी आलोचना करने वाले विद्वान थे वाल्टर पैंक, सही है। यह कह सकते हैं कि वाल्टर पैंक ने उनकी सबसे तकड़ी वाली कटु या कठोर आलोचना की थी और साथ में अपना एक अलग अपवर्तन चक्र दिया था। तो बात करेंगे दोस्तों वाल्टर पैंक की, है ना। आज हम बात करेंगे वाल्टर पैंक की। ये दोस्तों एक जर्मनी के विद्वान थे। कहाँ के थे ये एक जर्मन विद्वान थे। लिखते चलेंगे आप लोग भी। ये एक जर्मन विद्वान थे और इनकी एक बुक आई थी 1924 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डाई मॉर्फोलॉजिक एनालिसिस, है ना। डाई मॉर्फोलॉजिस एनालिसिस एनालिसिस, सही है। तो दोस्तों ये जो इनकी पुस्तक थी, ये थी जर्मनी भाषा में। इसको लिख लेंगे। इसका नाम थोड़ा ऊट पटाक है, इसलिए लिखना जरूरी है। ये जर्मनी भाषा में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था डाई मॉर्फोलॉजिस एनालिसिस, है ना। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनकी आलोचना की। जैसे डेविस महोदय ने बताया था कि जब अपवर्तन जब उत्थान कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में अपवर्तन स्टार्ट होता है। इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार, किसके, वाल्टर पैंक के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बताया कि अपवर्तन उत्थान कंप्लीट पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं करता है। अपवर्तन और उत्थान दोनों एक साथ चलते हैं, सही है। तो इन्होंने क्या बताया, अपवर्तन उत्थान पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं करता है, ठीक ना। इन्होंने बताया जैसे जैसे धरातल में उत्थान होना शुरू होता है धीरे धीरे, तो उस पर अपवर्तन के कारक अपना कार्य करने शुरू हो जाते हैं, सही ना। और वो धीरे धीरे अपना कार्य करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, अपवर्तन कभी भी उत्थान के पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं करता है। अपवर्तन और उत्थान दोनों साथ साथ होते हैं। इन्होंने बताया अपवर्तन तथा उत्थान दोनों साथ साथ होते हैं। सही ना। इन्होंने क्या बताया, उत्थान और अपवर्तन दोनों साथ साथ होते हैं। और दोस्तों इन्होंने बताया कि उत्थान की जो दर होती है, मतलब उसकी जो दर होती है, धरातल के उत्थान होने की जो दर होती है वो सदा समान नहीं होती है, सही ना। उत्थान की दर लिखते चलेंगे आप भी साथ साथ। उत्थान की दर सदा समान नहीं होती है, सदा समान नहीं होती है, सही है। और क्या बताया दोस्तों, इन्होंने बताया कि प्रारंभ में उत्थान धीमी गति से होता है। लिखेंगे कि प्रारंभ में उत्थान धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है, तथा उत्थान की दर अवधि लंबी होती है, तथा उत्थान की अवधि लंबी होती है, सही ना।
इसके बाद उत्थान तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है, तथा अंत में घटती दर से उत्थान होता है, घटती दर से उत्थान होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने क्या बताया कि जब उत्थान प्रारंभ में, जब स्टार्टिंग में उत्थान होना शुरू होगा तो उसकी दर इस प्रकार से धीमी धीमी होगी, है ना। देखो, जैसे मान लेते हैं ये धरातल है, यहाँ से उत्थान शुरू होगा तो ये धीरे धीरे होगा, है ना। और इस पर अपरदन भी साथ साथ अपना काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि इसकी जो अवधि होती है, तो इसमें क्या है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे होगा। तो इसके बाद में इन्होंने बताया उत्थान तीव्र गति से होता है, बाद में उत्थान जो होता है वो तीव्र गति से होता है, फिर से घटती दर से। फिर उत्थान तो होगा लेकिन वो घटना स्टार्ट हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उत्थान से ज़्यादा अपरदन उस पर प्रभावी हो जाएगा, उत्थान से ज़्यादा अपरदन उस पर प्रभावी हो जाएगा, और उत्थान एक दिन बंद हो जाता है, रुक जाता है। ये बताया था पेंक महोदय ने, सही है। जब दोस्तों उत्थान रुक जाएगा, अपरदन अपना काम पूरा कर लेगा। तो इन्होंने इसे तीन अवस्थाओं में, इन्होंने इसे, है ना, अपरदन को, अपरदन चक्र को, इन्होंने अपरदन चक्र को तीन अवस्थाओं में बांटा है, तीन अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसे देख लें, फिर हम तीन अवस्थाओं की बात करते हैं। अब दोस्तों इन्होंने जो तीन अवस्थाएं बताई हैं उनको हम डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इन्होंने भी, पेंक महोदय ने डेविस महोदय की तरह से इसकी तीन अवस्थाएं बताई हैं, सही ना। हम उन तीनों अवस्थाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये था दोस्तों निरपेक्ष उच्चावच, ये है निरपेक्ष उच्चावच, और ये है दोस्तों समय। ये रेखा समय को इंगित करेगी, समय को दर्शाएगी, और ये निरपेक्ष उच्चावच को दर्शाएगी, सही है। इन्होंने पहली अवस्था बताई, इन्होंने दोस्तों एक पहली अवस्था बताई, फिर इन्होंने दोस्तों दूसरी अवस्था बताई, और फिर ये तीसरी अवस्था, सही है। इन्होंने दूसरी अवस्था को तीन उप अवस्थाओं में बांटा, है ना, तीन उप अवस्थाओं में बांटा है दूसरी अवस्था को इन्होंने। हम एक एक करके दोस्तों तीनों की बात करेंगे। इस बिंदु को हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और इसे सी मान लेंगे, डी, इसको ई, और इसको एफ, सही है। दोस्तों इन्होंने क्या बताया था, जो पहली अवस्था होती है, जो पहली अवस्था होती है उसमें उत्थान धीमी गति से होता है, ठीक है। और दूसरी अवस्था की जो पहली अवस्था होती है उसमें उत्थान तो होता है, देखो लाइन ऊपर जा रही है ना। दूसरी अवस्था में उत्थान लगभग रुक जाता है, तीसरी अवस्था में धीमी गति से होता है, तीसरी उप अवस्था में, सही है। और जो तीसरी अवस्था होती है उसमें उत्थान कम होता है, और तीव्र गति से संप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है उसमें, सही है। इसी हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने जो अपनी, इनकी जो ये अवस्थाएं थी, इनको जो नाम दिए थे वो थोड़े जर्मनी भाषा में है, थोड़े अजीब हैं, लिख लेंगे। पहले वाला था ऑस्टिगेंडे एंटविकेलुंग, तो लिखेंगे दोस्तों, आप लोग भी लिखते चलेंगे। ऑस्टिगेंडे, ऑस्टिगेंडे एंटविकेलुंग,
सही ना। पहली अवस्था का क्या नाम दिया था इन्होंने, ऑप्स्टिगेंडे एंटवी केलुंग, सही है दोस्तों। और दूसरी अवस्था का दोस्तों इन्होंने क्या नाम दिया था, दूसरी अवस्था का नाम दिया था इन्होंने गिलिच फॉर्मिंग, गिलिच फॉर्मेज, गिलिच फॉर्मेज एंटी केबलिंग, है ना। एंटी एंटवी केलुंग, सही है, दूसरी का नाम दिया था। दोस्तों तीसरी जो अवस्था थी इसका नाम दिया था इन्होंने एप्स्टिगेंडे, एप्स्टिगेंडे एंटी केबलुम, ठीक ना। तो ये इन्होंने तीन बताई थी, और जो दूसरी इनकी उपावस्था थी इसमें इन्होंने तीन भाग किए थे, पहली उपावस्था, दूसरी उपावस्था और तीसरी उपावस्था, सही है। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को सही समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक एक करके इनकी तीनों अवस्थाओं की। इन्होंने इसका अर्थ क्या बताया था, इसका अर्थ इन्होंने बताया था बढ़ती दर से विकास की अवस्था, अवस्था, बढ़ती दर से विकास की अवस्था, विकास की अवस्था, सही है। और ग्लिच फॉर्मिंग एंटविकेलुम का मतलब दोस्तों इन्होंने बताया था समान गति से विकास की अवस्था, इसका अर्थ इन्होंने क्या बताया था, समान गति से विकास की अवस्था, ठीक है। और एप्स्टिगेंडे एंटविकेलुम का मतलब अर्थ इन्होंने बताया था, यानी कि तीसरी अवस्था का जो इन्होंने अर्थ बताया था, घटती दर से, घटती दर से विकास की अवस्था, घटती दर से विकास की अवस्था इन्होंने तीसरी वाली अवस्था का अर्थ बताया था, सही है दोस्तों। तो अब देखो हम देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या है दोस्तों, बोर्ड पर जगह कम है, तो हम आप इसके अर्थ को लिख लें, इसके अर्थ को साफ कर देंगे, उसके बाद में यहीं पर लिख लिख कर आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, सही है। दोस्तों हम बात करेंगे इनकी ऑप्स्टिगेंडे में इन्होंने क्या बताया था, पहली अवस्था में इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया उत्थान और अपर्दन दोनों साथ होते हैं, उत्थान और अपर्दन दोनों साथ होते हैं, सही है। मैं दोस्तों यहीं पर लिखता चलूंगा, आप लोग ध्यान से लिखते चलें और समझते चलें, सही है ना। फिर इन्होंने क्या बताया कि प्रारंभ में उत्थान धीमा होता है, उत्थान धीमी गति से होता है, किंतु कुछ समय बाद, किंतु कुछ समय बाद उत्थान तेज हो जाता है या तीव्र हो जाता है, तीव्र हो जाता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि प्रारंभ में देखो आप देख रहे होंगे कि उत्थान धीमी गति से होता है और फिर तेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर धीमी गति से हो रहा है और फिर तेज हो जाता है, और उत्थान के साथ ही अपर्दन अपना कार्य शुरू कर देता है। जैसे डेविस ने बताया था कि उत्थान कंप्लीट होने के बाद अपर्दन अपना कार्य करता है, लेकिन पैंक ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि यही तो उनकी आलोचना थी, पैंक ने जो आलोचना की थी डेविस की वो यही तो थी। उन्होंने क्या बताया कि उत्थान पूरा हो जाएगा फिर अपर्दन अपना कार्य करेगा, लेकिन इन्होंने बताया कि जैसे उत्थान शुरू हो जाता है अपर्दन अपना कार्य शुरू कर देता है।
तो शुरू में उत्थान और अपरदन दोनों एक साथ होते हैं। प्रारंभ में उत्थान धीमी गति से होता है, लेकिन कुछ समय के बाद में उत्थान अपना तेज गति से होने लगता है। सही है दोस्तों। इन्होंने बताया कि इसमें अपरदन तेज गति से होता है, अपरदन तेज होता है, जिससे घाटी गहरी होती है। और घाटी क्या होती है दोस्तों, घाटी चौड़ी होती है, ठीक ना। घाटी गहरी होती है क्योंकि जब अपरदन होगा, उत्थान भी हो रहा है और अपरदन भी नदी अपना कर रही है तेजी के साथ में, तो क्या होगा, घाटी गहरी हो जाएगी। और जो पार्श्व इसका होता है, किनारे होते हैं, पार्श्व ढाल इसका खड़ा होता है, पार्श्व ढाल खड़ा या तेज होता है ना, तेज होता है, या लिख लेंगे खड़ा होता है। पार्श्व ढाल तेज या खड़ा होता है। सही है। इसमें जो किनारों वाला ढाल होता है नदी घाटी का, वो तीव्र होता है। सही है ना, इस प्रकार से होगा तीव्र, वो बिल्कुल ऐसे, है ना। और धीरे धीरे वाला ढाल इस प्रकार से होता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि ढाल घाटी का जो होगा वो पार्श्व ढाल तीव्र होगा इस प्रकार से, जैसे वी आकार की घाटी होती है। सही है ना। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जब अपरदन तेज होता है तो इसमें क्या होता है, सोपानों का निर्माण होता है, सोपानों का निर्माण होता है। पहली अवस्था में ऑप्स्टिगेंडे अवस्था में सोपानों का निर्माण होता है नदी द्वारा, जिसे इन सोपानों को पैंक महोदय ने दोस्तों क्या कहा था, इन सोपानों को पिडमांट ट्रैपेन कहा था, पिडमांट ट्रैपेन, ठीक ना। पिडमांट ट्रैपेन कहा है इन सोपानों को, किसने, पैंक महोदय ने। सही है दोस्तों। फिर इन्होंने दूसरी अवस्था में क्या बताया, इन्होंने बताया इसमें उत्थान तथा अपरदन की दर समान रहती है। इसका अर्थ तो हमने पहले ही लिख लिया था। अब इन्होंने क्या बताया, दूसरी अवस्था में उत्थान तथा अपरदन की दर, अपरदन की दर समान रहती है। ठीक है, दूसरी अवस्था में। अब दोस्तों इन्होंने जो इसको तीन ग्लिच फॉर्मिंग एंटीविकेलुम को तीन उप अवस्थाओं में बांटा है, पहली, दूसरी और तीसरी। सही है ना। तो हम एक एक करके तीनों की बात करेंगे। पहली उप अवस्था में दोस्तों इन्होंने क्या कहा, दोस्तों इसमें इन्होंने कहा पहली अवस्था में, इस वाली में, कि लंबवत अपरदन, लंबवत अपरदन तथा शिखर अपरदन, जो चोटी का होता है, शिखर अपरदन, दोनों समान होते हैं, दोनों एक समान होते हैं। सही है। और इन्होंने क्या बताया, इसमें उत्थान अधिक होता है, उत्थान अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, नीचे लिख लेंगे, इसमें उत्थान अधिक होता है, जिस कारण निरपेक्ष उच्चावच अधिक होता है, जिस कारण निरपेक्ष उच्चावच अधिक होता है। सही है ना। ये जो आप देख रहे हैं लाइन निरपेक्ष उच्चावच वाली, देखो यहाँ पर अधिक है ना, जा रहा है, हल्की सी ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर बिल्कुल समान है, यहाँ नीचे आ रही है ना। तो इसमें क्या है, उत्थान अधिक होता है अपरदन की अपेक्षा। इन्होंने बताया कि पहली उपावस्था में उत्थान अधिक होता है, जिस कारण निरपेक्ष उच्चावच भी अधिक होता है। सही ना, लाइन ऊपर हल्की ऊपर की तरफ जा रही होगी, आप देख रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया। और दोस्तों इन्होंने क्या बताया, जो नदी इसमें कटाव करती है तो उसका पार्श्व ढाल तीव्र होता है या अधिक होता है, पार्श्व ढाल इसमें अधिक होता है। सही है, ये पैंक महोदय का मानना था, या कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा बताया था। ठीक है। अब बात करेंगे इसकी दूसरी उप अवस्था की। इसमें दोस्तों क्या कहा उन्होंने, इसमें कहा उन्होंने उत्थान तथा अपरदन, उत्थान
तथा अपरदन समान होते हैं। सही ना, उत्थान तथा अपरदन दोनों समान होते हैं। तो इसीलिए देखो इसका निरपेक्ष उच्चावच ऊपर तो नहीं जा रहा है, एक समान है ना, और सापेक्ष उच्चावच समान होते हैं। तो लिख लेंगे निरपेक्ष तथा सापेक्ष उच्चावच तथा सापेक्ष उच्चावच समान होते हैं। सही ना, तो क्योंकि उत्थान और अपरदन दोनों एक समान होते हैं, जितना उत्थान होता है उतना ही अपरदन हो जाता है। तो अगर उत्थान ज्यादा होगा तो निरपेक्ष उच्चावच ज्यादा होगा। ये निरपेक्ष उच्चावच को लाइन दर्शा रही है ना, ऊपर जाएगा, यहाँ ऊपर नहीं जा रहा है दूसरी उपावस्था में, है ना। ग्लिच फॉर्मिंग की दूसरी उपावस्था में क्या है दोस्तों कि लाइन ऊपर नहीं जा रही है, आप देख रहे हैं समान है ना। तो इसलिए क्या है कि ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उत्थान और अपरदन दोनों एक समान है, दोनों समान है। तो जिस वजह से निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्ष उच्चावच दोनों समान है। सही है। और दोस्तों इन्होंने क्या माना कि इसमें घाटी का जो पार्श्व ढाल है, घाटी का पार्श्व ढाल अभी भी खड़ा होता है या अधिक होता है। और दोस्तों इन्होंने तीसरी उपावस्था में क्या बताया, इन्होंने बताया कि उत्थान कम हो जाता है तीसरी उपावस्था में और अपरदन अधिक सक्रिय हो जाता है। मतलब उत्थान से ज्यादा अपरदन होता है, जिस कारण उच्चावच कम हो जाता है, सापेक्ष उच्चावच अधिक हो जाता है। सही है दोस्तों, इन्होंने क्या बताया तीसरी अवस्था में, इसमें घाटी गर्तन जारी रहता है ना। मतलब घाटी का गर्तन, नदी जो होती है वो घाटी को काटती रहती है बराबर अभी भी। घाटी गर्तन का मतलब होता है वो घाटी को गहरा करती रहती है, साइडों से भी और नीचे से भी काटती रहती है। और इसमें क्या है, उत्थान समाप्त हो जाता है, उत्थान रुक जाता है, जिस कारण क्या होता है दोस्तों, सापेक्ष निरपेक्ष उच्चावच कम हो जाता है, निरपेक्ष उच्चावच रुक जाता है, निरपेक्ष उच्चावच रुक जाता है। और दोस्तों फिर क्या होता है, इन्होंने जो सापेक्ष उच्चावच होता है, सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। ठीक ना। और क्या है, इसमें अपरदन जो होता है, आप देख रहे हैं ना बहुत ज्यादा नहीं है, ये लाइन नीचे आ रही है तो बहुत ज्यादा नहीं है। अपरदन इसका मतलब यह है कि धीमी गति से होता है। इन्होंने बताया तीसरी उपावस्था में अपरदन धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है। सही ना। अब दोस्तों बात करेंगे एब्स्टिगेंडे एटवेकेलुम की, यानी कि पेंग की अपरदन चक्र की तीसरी अवस्था की। सही है। इसमें दोस्तों उत्थान पूर्णतः समाप्त हो जाता है, उत्थान पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिस कारण दोस्तों क्या होता है, निरपेक्ष उच्चावच, निरपेक्ष उच्चावच में कमी आती है। सही ना। और इसमें दोस्तों पार्श्व अपरदन अधिक होता है, इसमें पार्श्व अपरदन अधिक होता है, जिस कारण क्या होता है दोस्तों, इसमें घाटी, नदी की जो घाटी होती है वो चौड़ी हो जाती है। सही है। और इन्होंने क्या बताया दोस्तों, इन्होंने इसमें बताया कि घाटी के जो पार्श्व ढाल है वो दो भागों में बढ़ जाता है, घाटी का पार्श्व ढाल दो भागों में बट जाता है। ठीक है। पहला जो खड़ा ढाल होता है, पहला खड़ा ढाल होता है, ठीक ना, पहला वाला
खड़ा ढाल होता है, जिसे जिसे पेंग महोदय ने क्या कहा है, वासचुंजेन। जिसे दोस्तों पेंग महोदय ने वासचुंजेन कहा है। इसके बाद में जो दूसरा ढाल होता है, इसका दूसरा ढाल जो होता है, सही ना, निचला ढाल होता है ना, इसे पेंग महोदय ने क्या कहा है, वास ढाल कहा है। इसे वास ढाल या हाल्डेन हैग या हाल्डेन हैग, है ना। इसे क्या बताया इन्होंने, जो घाटी का पार्श्व ढाल होता है दोस्तों दो भागों में बढ़ जाता है ना। देखो किस प्रकार से बढ़ता है वो दो भागों में, ये इस प्रकार से, घाटी इस प्रकार से और ऐसे, है ना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना जैसे दो प्रकार के ढाल हैं, एक ये अलग और नीचे वाला अलग, ये अलग और नीचे वाला अलग। जब दो भागों में बढ़ जाता है तो जो घाटी का ऊपरी ढाल होता है वो खड़ा होता है कुछ, है ना। जब खड़ा होता है तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया, वासचुंजेन, पेंग महोदय ने। यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा ढाल जो निचला ढाल होता है उसे इन्होंने या तो वास ढाल कहा है या हाल्डेन हैग कहा है। फिर इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने बताया इसके बाद में यहाँ पर एक समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, सही ना, एक समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। और जो समतल मैदान का निर्माण होता है तो उसे इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, लिख लेंगे। इसके बाद बताया इन्होंने यहाँ पर एक समतल मैदान बन जाएगा, सही ना, समतल मैदान का निर्माण हो जाएगा, जिसे इन्होंने इंड्रम्फ कहा है। क्या कहा है, इंड्रम्फ, इंड्रम्फ, है ना। तो इन्होंने समतल मैदान को इंड्रम्फ कहा है, इंड्रम्फ कहा है, सही है। और दोस्तों इंड्रम्फ में क्या होता है कि इस प्रकार से कठोर चट्टानों के जो टीले रह जाते हैं, सही है, तो इन्होंने उसे क्या कहा, जो इंड्रम्फ में समतल मैदान का जो निर्माण होता है उसे पेंग ने इंड्रम्फ कहा है। और इंड्रम्फ में जो टीले रह जाते हैं उसे इन्होंने कहा है इंसेलबर्ग, उसे इन्होंने दोस्तों इंसेलबर्ग का नाम दिया है, सही ना। जो समतल मैदान में कहीं कहीं कठोर चट्टानों के टीले रह जाते हैं उसे इंसेलबर्ग कहा है। फिर इन्होंने क्या बताया पेंग ने कि धीरे धीरे इन चट्टानों का जो इंसेलबर्ग है इनका भी अपरदन हो जाता है और बिल्कुल समतल मैदान का निर्माण होता है, जिसे इन्होंने क्या कहा है, प्राइमा रंप कहा है, सही ना। इन्होंने क्या बताया कि जब ये इंसेलबर्ग का भी बिल्कुल अपरदन हो जाता है तो वहां पर एक आकृति विहीन मैदान का निर्माण होता है ना, आकृति विहीन मैदान का निर्माण होता है, जिसे इन्होंने क्या कहा है, प्राइमा रंप कहा है इन्होंने आकृति विहीन मैदान को, सही ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को क्लास जरूर समझ में आई होगी। आप लोग इसको 2 बार 3 बार देख लें, जहां समझ में ना आए मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सही है। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको धीरे धीरे एक एक करके मैं अच्छे से समझा दूंगा, एक एक अवस्था को एक क्लास में और फुल डिटेल से अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको देख लें अच्छे से, जहाँ समझ में नहीं आता है या मैं सामने आ जाता हूँ आप पुश कर लें, जब मैं हटता हूँ वहाँ का स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी करना है इसको अच्छे से बना लें। यहाँ से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रही है लेकिन पेंग को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।